हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास 8 साइंस ये बुक हमारे हाथ में है। ये बिहार बोर्ड का है, हिंदी मीडियम का है। और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, इसको हम थ्रू आउट पूरे बुक को पढ़ाएंगे आप लोगों के बीच। ये क्लास 8 का जो है विज्ञान भाग 3, ठीक ना। इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर हमारे पास है, वो इस तरह से है जो आप देख पा रहे हैं कि दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं जो जलता है, जलते हुए, वो कब और कैसे जलता है तथा उसके जलने के क्या कंडीशन होते हैं। दहन को हम लोग कंबशन कहते हैं और इससे हम सभी आदमी परिचित हैं। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उस सबको हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि वो जलता ही जलता। दोस्तों, हमारे आसपास पाए जाने वाले तमाम वस्तुएं, चाहे वो दिखे या न दिखे, दिखने का तात्पर्य होता है कि जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं, जैसे ये हमारे हाथ में बुक है, शर्ट है, इंसान है, जानवर है, वृक्ष हैं, और ये तमाम चीज़ जो हमें दिखता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्राकृतिक प्रदत्त है, प्राकृतिक के द्वारा दिए गए हैं, या फिर मानव निर्मित है। और ना दिखने वाला जैसे हवा, हम इसे महसूस कर रहे हैं कि हवा बह रही है। हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसमें देख रहे हैं कि आप ये मक्के का वृक्ष है जो हिल रहा है। ये दिखलाता है कि हवा बह रही है, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब किसी साइकिल के ट्यूब में या फिर किसी गाड़ी के टायर में, ट्यूब में जब हम हवा को डालते हैं तो वहाँ उसके होने का प्रमाण मिलता है। क्योंकि ट्यूब का साइज बढ़ जाता है, उसके वजन बढ़ जाते हैं और वो कई प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ है, या फिर जिसे हम महसूस करते हैं, या देख सकते हैं या ना देख सकते हैं, वो सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को पहले भी क्लास में परिभाषित किया जा चुका है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तमाम वस्तु जो दिखे या ना दिखे, जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरती हो, वो पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ के जो है वो मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती है। उसके जो अवस्थाएं हैं, सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था, लिक्विड मीन्स द्रव अवस्था, गैस मीन्स लिक्विड द्रव या तरल अवस्था, और गैस मीन्स हवा, वायु। इसके साथ 2 और अवस्था होता है जिसे हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो ये 2 और अवस्थाएं हो गई, ये तो हायर क्लास के लिए होती है। क्लास 8 तक की जो बातें हैं, आप लोगों को 3 अवस्था पर ही चर्चा करना है। इस तीनों अवस्था में जो भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं, पहले तो हम उसे देखते हैं। ये तमाम वस्तुएं, इसमें से कुछ ऐसे वस्तु हैं जो जल सकते हैं, जिसमें आग पकड़ सकती है, और कुछ ऐसे वस्तु हैं जो जल नहीं सकते हैं, ना ही उसमें कभी आग पकड़ती है। आप भी अक्सर प्रयास किए होइएगा, या फिर प्रयास कर सकते हैं। प्रयास के दौर पे अगर कहा जाए, सपोज कीजिए कि हमारे पास 2-3 चीज़ हो, एक ब्रिक्स हो, ईंटा का टुकड़ा हो, या फिर एक पत्थर हो। एक हम पत्थर ले लेते हैं, एक प्लास्टिक ले लेते हैं, और एक पुआल या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं। अगर मैं तीनों को जलाने की चेष्टा करूं तो लकड़ी जो है वो पूर्ण रूपेण जल जाएगा, प्लास्टिक जो है वो आंशिक रूप से जलेगा, और उसके जो आकार हैं, जैसे प्लास्टिक का कोई डब्बा अगर आपके पास हो तो वो पिघल जाएगा, उसके आकार बदल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पत्थर या ईंट की, तो पत्थर और ईंट का प्रारंभिक स्तर पे अगर हम घर में जलाने की चेष्टा करें तो ना तो वो जलेगा, ना उसका आकार बदलेगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास उपलब्ध जो 3 वस्तुएं थे, उसमें से एक है जो पूर्ण रूपेण जल सकता है, दूसरा है जो आंशिक रूप से जल सकता है, मीन्स कुछ जला और कुछ नहीं जला, और तीसरा है जो जलेगा ही नहीं। दोस्तों, ये एक टेबल दिया है आपके इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। इस टेबल में 3 चीज दिख रहा है। एक तो लिखा हुआ है पदार्थ। तो पहले आप क्या करेंगे ना कि अपने आसपास, अपने घर में, हमारे पास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लास,
स्टील का हो सकता है, स्टील की चम्मच हो सकती है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, कोयला है, पेपर्स हैं, पेन है, और जितने भी वस्तुएं हैं, कम से कम आप 10 ऑब्जेक्ट का इसमें नाम लिखेंगे। इस 10 ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद तो यहां हमारे पास है कि मतलब जलता है, मीन्स दाह्य है, इसको कंबशन कहते हैं, जो जल सकता है। इसमें यह लिखना है कि जैसे हमने यहाँ 1 नंबर में लिखा लकड़ी, तो यहाँ लिखेंगे दाह्य, ये जल सकता है। और यहाँ उदाहरण देना है, ठीक ना। तो एक नंबर में लकड़ी है, ये दाह्य है, जल सकता है। यहाँ पर अदाह्य है, जो नहीं जल सकता है, यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ देंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे। 2 नंबर में अगर हमने यहाँ पर सपोज कीजिए कि लिख दिया 2 नंबर में कोयला, तो ये जल सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जल सकता है। 3 नंबर में हम लिखेंगे यहाँ प्लास्टिक, तो ये आंशिक रूप से जलता है, तो यहाँ लिखेंगे कि ये नहीं जल सकता है। यहाँ 4 नंबर में लिखेंगे ईंट या फिर पत्थर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये 4 नंबर में पत्थर हो गया, तो ये नहीं जलने वाला है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जल सकता है। तो दोस्त, इस तरह से जो है कि आपका एक टेबल क्रिएट हो जाता है, और इस टेबल में, इस एक्सरसाइज में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन जलने वाले हैं और कौन नहीं जलने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है, पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया। ये अगला जो पॉइंट है वो पदार्थ की दहन और जलने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ का दहन कैसे होता है और जलने की उसकी क्या प्रक्रिया, इसमें चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि जलने के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक क्या है। सबसे पहला चीज कि जो वस्तु हमें जलाना है उन वस्तुओं का होना। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास पत्थर है, तो पत्थर तो जलेगा नहीं, तो उसकी जलने की क्या आवश्यकता है, उसके जलने के क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 1 नंबर में क्या चाहिए, वो पदार्थ जिसे जलाना है। 2 नंबर में क्या चाहिए, तो जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के कोई वस्तु नहीं जल सकता है। आगे मैं इसे प्रयोग के द्वारा आपको दिखाऊंगा। और तीसरी चीज जो होती है वो होता है प्रज्वलन ताप, मीन्स कंबशन पॉइंट। वह तापमान होना चाहिए जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है। हर वस्तु का तापमान जलने का अलग अलग होता है। यही वजह है कि एक माचिस की तीली से एक पेपर को आसानी से जलाया जा सकता है, जबकि एक लकड़ी के लट्ठे को एक माचिस की तीली से आसानी से नहीं जलाया जा सकता है। दोस्तों, आप कई बार ऐसा महसूस करते होंगे कि अगर आपके हाथ में क्रैकर्स हैं, जिसको हम लोग फटाका कहते हैं, या बम, या फिर कोई आर्टिफिशियल फटाका हो, रॉकेट हो, तो वो थोड़ी सी चिंगारी पाने के बाद भी जल जाता है। पेपर्स हैं, वो माचिस की तीली से जल सकते हैं, लेकिन अगर वहीं कोई हेवी लकड़ी का लट्ठा हो या फिर कोयले हो, तो उसे जलाने के लिए अधिक से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें अत्यधिक आग की आवश्यकता होती है। और थोड़े से आग से, एक माचिस की तीली से हम कोयले में आग नहीं लगा सकते हैं। कारण यह है कि कोयले का जो होता है प्रज्वलन ताप, उसका जो जलने का क्षमता है, उसके जो जलने का तापमान है, वो काफ़ी अत्यधिक होता है। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में ये कहता है कि क्या आग के सिवाय, मीन्स इन 3 वस्तुओं के सिवाय कोई चौथा है जो किसी वस्तु को जला सकता है। सपोज कीजिए माचिस या आग हमारे पास है, तो उससे हम तापमान देते हैं और ये कोई वस्तु जल जाता है, ये पेपर ही है। क्या इस पेपर को जलाने के और भी उपाय हैं? क्या इस पेपर में किसी और दूसरे माध्यम से आग लगाए जा सकते हैं? दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि पाषाण काल में, मीन्स जब मनुष्य जंगल में रहा करता था, तो उस समय
वो लोग दो पत्थर को आपस में रगड़कर आग को उत्पन्न करते थे। आज के डेट में भी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो जंगल है उसमें आग लग चुकी है, और जंगलों में जो आग लगता है अक्सर हवाओं के चलने से वृक्ष की दो टहनियां आपस में रगड़ करती है, और रगड़ होने से उसके तापमान बढ़ जाते हैं और उसमें आग लग जाती है। रगड़ होने से, घर्षण होने से, फ्रिक्शन से तापमान बढ़ता है। ये हम लोग आसानी से महसूस कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने हाथ को ऐसे रब करें, रगड़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हाथ में कुछ गर्मी आ रही है। इसका मतलब है कि जहाँ घर्षण होगा वहाँ तापमान बढ़ेगा। दूसरी बात होती है कि आप लोग अक्सर जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, औजार बॉक्स, तो उसमें एक लेंस मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से भी हम पेपर में या फिर लाइट ऑब्जेक्ट में आग लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर लेंस को एक पेपर के ऊपर केंद्रित करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, मीन्स अराउंड जितना दूर का लेंस का टेम्परेचर है, लाइट है, वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। इस डायग्राम में वही दिखाया गया है। देखिए कि हाथ में एक लेंस रखा हुआ है। इस लेंस से पूरे इस पर पड़ने वाले प्रकाश एक बिंदु पर फोकसित होते हैं, और एक बिंदु पर जब एकत्रित होते हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट में भी टेम्परेचर होता है और उसमें आग पकड़ लेता है, वो जलने लगता है। आप इस क्रियाकलाप को आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। अक्सर ये ज़्यादा मददगार होगा गर्मी के दिन। दोस्तों, इसमें है कि आगे मैं जब चर्चा कर रहा हूँ कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए जो मुख्य रूप से बातें थी क्या, तापमान का होना, ऑक्सीजन का होना और वस्तु का होना। तो ये पेपर है। इस पेपर को जब सूरज की रोशनी में लेंस की मदद से इस पर जब प्रकाश को केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर हवा भी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है मीन्स हवा है, हवा है तो ऑक्सीजन है, साथ ही वस्तु भी है, ये पेपर है। और जब हम लेंस के माध्यम से लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने आप वो प्रज्वलन ताप को जब प्राप्त कर जाता है तो वो जलने लगता है। तो वस्तु को हम केवल आग माचिस से नहीं, लेंस से भी जला सकते हैं, पत्थर के रगड़ से भी जला सकते हैं, और किसी भी खास वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। आग उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि अगर किसी वस्तु का प्रज्वलन ताप पुर गया, वहां तक पहुंच गया, तो वो अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। मीन्स कहा जा सकता है कि फायर इज सेल्फ एक्साइटेड। जो आग है वो अपने आप प्रज्वलित होता है अपने तापमान को प्राप्त करने के बाद। यह वस्तु दर वस्तु निर्भर करता है। फ्रेंड्स, आगे आपके बुक में जो है वो क्रियाकलाप 2 दिया है। ये क्रियाकलाप 2 मीन्स सेकेंड एक्टिविटी। इस सेकेंड एक्टिविटी में जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ देखिए इस डायग्राम को, इसे आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जैसा बतलाता हूँ आप करेंगे तो फिर आपको साइंस महसूस होगा, आप साइंस को महसूस कर सकते हैं। करना क्या है कि एक छोटा कैंडल को पहले आप जला देंगे। देखिएगा वो कैंडल जलेगा। जब वो कैंडल जलता है, इसके बाद आप एक शीशे के ग्लास से, जो दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आर पार दिख सकता है, उस ग्लास से उसको ढक दें। ढकने के बाद क्या देखेंगे कि थोड़े समय के लिए वो जलेगा जब तक उसमें ऑक्सीजन होगी, और इसके बाद वह स्वतः बुझ जाएगा। जो कैंडल्स है, जो मोमबत्ती है, वो बुता जाएगा। मोमबत्ती के बुता जाने का मतलब हो गया कि जब हम ग्लास से उसको ढक देते हैं तो ढकने के बाद उसमें बाहर से हवा प्रवेश नहीं कर पाता, और जब हवा प्रवेश नहीं करेगा
तो वो जलेगा नहीं, वो बुता जाएगा। इस क्रियाकलाप से ये हमें महसूस होता है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए हवा का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब दोस्त, इसका जीवन में कहाँ उपयोग है? तो अपने जीवन में इसका उपयोग हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो जलाने के लिए और दूसरा बुझाने के लिए। जलाने के लिए उपयोग करने का तात्पर्य है कि जो लैंप पहले होते थे, अभी भी मिलते हैं लैंप या लालटेन, आप जब ध्यान से उसको देखेंगे तो उसके नीचे के भाग में पतला पतला छेद होता है, जिससे उसे हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और वो जल सके। जो गैस के चूल्हे होते हैं, उस गैस के चूल्हे के जब आप नीचे जाकर देखेंगे तो उसमें भी छेद होते हैं, ताकि एलपीजी जो आए, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस आए, उसके साथ हवा भी मिल जाए, तब वो कंप्लीट रूप से जलेगा। तीसरी चीज होती है, ये तो जलाने के लिए हमें देना आवश्यक है। अब मैं बात कर रहा हूं बचाने के लिए। कई बार अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि कहीं पर आग लग जाती है। आग लगने का मतलब वो चूल्हा में आग लग सकता है, गैस सिलेंडर में आग लग सकता है, इंसान के देह में आग लग सकता है। तो जहां आग लगती है तो उस आग पर नियंत्रण पाने के लिए, उसको बुझाने के लिए जो है, सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देना। ऑक्सीजन के सप्लाई को काटने का मतलब है कि अगर किसी इंसान के शरीर में आग लगा है और आप उसे अगर कंबल भिगाकर तोप देते हैं, तो इससे क्या होगा कि बाहर की जो हवा है वो उस आग तक नहीं जा पाएगा और वो आग बुझ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा, जिसको हम लोग गांव में घूर कहते हैं, एक छोटा सा कुछ स्थान पे, खुले स्थान पे थोड़ा सा कुछ जलाइए, चाहे वो पुआल हो या फिर लकड़ी हो, और उस जलते हुए को आप अगर उस पर मिट्टी डालते हैं, इसके बाद भी वो बुझ जाता है। आप उस पर अगर कंबल भिगा करके डालते हैं, कवर कर देते हैं, पूरा तोप देते हैं, तो वो बुझ जाता है। इसका मतलब होता है कि हमने जब उसे पूरा तोप दिया, ढक दिया, तो उस जलने वाले वस्तु को हवा मिलना बंद हो गया। और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जब हवा नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। तो इस जो दूसरे क्रियाकलाप हैं, इसका उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। किसी वस्तु को जहां जलाना है तो बंद कमरे में या फिर किसी स्थान पर हम नहीं जला सकते। इसका दुष्परिणाम कब होता है? कई बार ऐसा देखते होइएगा कि ठंडा के समय में कुछ लोग आलस्यवश बंद कमरे में, जिसके दरवाजे खिड़की सभी बंद होते हैं, उसमें उलाव जलाकर सो जाते हैं। मीन्स घूर कहिए या लकड़ी कुछ जला करके सो जाते हैं। अब दोनों बातें एक साथ होती हैं। एक तो कमरा बंद है, दरवाज़ा पूरा, खिड़की सब बंद है, और आपने उसमें लकड़ी जला दिया, कुछ जल रहा है। तो जलने वाले वस्तु को, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। और जो इंसान सो रहा है, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, उस सोते हुए इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए। और चूंकि रूम को आपने बंद कर दिया है, खिड़की दरवाजे, तो बंद करने का मतलब है कि जो रूम में जितना ऑक्सीजन था, वो जब तक ऑक्सीजन है तो उसको दोनों उपयोग कर सकते हैं। तो इंसान क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो रूम के कुछ ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर रहे हैं। आग क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब छोड़ता है। ऑक्सीजन को लेता है, बाकी सब छोड़ता है। ये निर्भर करता है कि किस चीज़ का आग है, हम किस ऑब्जेक्ट को, किस वस्तु को जला रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि आग जो है उसको ऑक्सीजन लेने की क्षमता ज़्यादा है और जो इंसान है उसको लेने की क्षमता कम है। परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात रूम का पूरा ऑक्सीजन आग के द्वारा यूज कर लिया जाएगा और इंसान को लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में
इंसान को जब ऑक्सीजन कम मिलता है तो उसके दम घुटने लगेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी और वो खांसने लगेगा, और ये हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती ना करें जब कभी बंद कमरे में आग को न जलाएं, विशेष रूप से ठंडे के महीने में और रात्रि के समय में। यदि आग जलाना हो तो खिड़की या दरवाजा को खोल करके रखें, अन्यथा आग को न जलाएं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो क्रियाकलाप है वो मैं आपसे बात करूंगा तथा आगे इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा।